मेरे प्रिय शिक्षार्थियों, इस समय आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रामजी यादव, आदित्य प्रकाश जलान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदनू रांची से आप लोगों कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के इस महामारी से संघर्ष करते हुए आप लोग अपना अधिगम करना नहीं छोड़े हैं। और सीखना व्यक्ति को जन्मजात प्रवृत्ति है और हम लोग सर के दिशा निर्देश पर दिन प्रतिदिन आप लोगों के समक्ष वीडियो भेज रहे हैं। मैंने कोर्स वन के अंतर बाल्यावस्था एवं उसके विकास के अंतर्गत यूनिट 4 की चर्चाएं इस समय कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के समक्ष यूनिट 4 में बुद्धि क्या है, अगली वीडियो में मैंने आप लोगों को भेज चुके हैं। बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषाएं क्या हैं, बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं, बुद्धि और ज्ञान में अंतर क्या है, और बुद्धि के प्रकार, इतनी चीज़ें आप लोगों के बीच में जा चुकी हैं। उसमें थोड़ा सा मैंने बुद्धि का विकास या बौद्धिक विकास की भी बातें की हैं, लेकिन उसमें जो बच गई थी टॉपिक कि वास्तव में बुद्धि का विकास या बौद्धिक विकास क्या है। किन किन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के विकास पर या बालक के बौद्धिक विकास पर अधिक बल दिया है। अगर मैं बौद्धिक विकास की बात करते हैं, बुद्धि विकास की बात करते हैं, मनोवैज्ञानिक टर्मन की बातें आप लोगों के समझ रखे थे कि टर्मन ने जो अपनी बातें बताए हैं कि इसके बाद मैंने एक एक करके बताते चलेंगे कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो बुद्धि विकास एवं उसके बौद्धिक विकास पर अधिक बल दिए हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं? बालक का बौद्धिक विकास कैसे अधिक प्रभावशाली होता है? जब ये बातें आती हैं तो बुद्धि का विकास या बौद्धिक विकास क्या है, उस पर टर्मन महोदय ने आपको मंद बुद्धि से लेकर समान बुद्धि और प्रखर बुद्धि तक की बातें कहा। यह भी मैंने बताया था कि ग्राफ के माध्यम से, ग्राफिंग के माध्यम से ये बातें बताया कि मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि और प्रखर बुद्धि। जबकि समान बुद्धि के बालकों में यह लगभग 16 से 17 की बात कहा कि 16 से 17 वर्ष के बालकों में, तथा प्रखर बुद्धि की बातें उन्होंने 18 से 20 वर्ष के बालकों की बात कहा। 18 से 20 वर्षों के बालकों में प्रखर बुद्धि तीव्रता से होती है। तो मैंने इस वीडियो में ये सब बातें आपको विस्तार से बता चुके हैं। बुद्धि विकास या बौद्धिक विकास के अंतर्गत
टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने जो बुद्धि परीक्षण द्वारा बिने का बुद्धि परीक्षण द्वारा संकलित प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किया। जैसे बुद्धि परीक्षण की बातें अगर आती हैं कि वास्तव में बच्चा किस बुद्धि का है, तो रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण देख लीजिए, स्टैनफोर्ड बिने का गार्ड परीक्षण देख लीजिए कि 18 वर्ष की उम्र के बाद स्टैनफोर्ड बिने ने कहा कि 18 साल के उम्र के बाद मानसिक आयु या मानसिक विकास में कोई वृद्धि नहीं होती है। बताइए, स्पष्ट कहा कि 18 वर्ष की आयु के बाद मानसिक विकास की बातें, मानसिक आयु और मानसिक विकास बाद में कोई वृद्धि नहीं होती है। बौद्धिक विकास के चरम सीमा पर पहुंचने तक शारीरिक आयु के साथ साथ स्टैनफोर्ड बिने ने कि मानसिक आयु से भी वृद्धि होती है। शारीरिक और मानसिक आयु में भी वृद्धि होती है आयु के साथ साथ। टर्मन ने अपने सिद्धांत में यह भी प्रतिपादित किया कि समान बुद्धि और मंद बुद्धि के बालकों में बुद्धि का अंतर परिमाणात्मक होता है, प्रमाणित होता है, न कि गुणात्मक। अर्थात किसी क्षमता का विकास समान बुद्धि के व्यक्ति में कुछ अधिक होता है, किसी भी क्षमता का विकास समान बुद्धि के व्यक्ति में कुछ अधिक होता है, जबकि मंद बुद्धि के व्यक्ति में वह क्षमता जो है, वह क्षमता कुछ कम विकसित हो पाती है। समान बुद्धि में अधिक, लेकिन मंद बुद्धि में बौद्धिक विकास की क्षमताएं कम विकसित होती है। टर्मन ने यह भी माना है कि मानसिक आयु निरंतर समान गति से बढ़ती है। मानसिक आयु निरंतर समान गति से बढ़ती है। इसीलिए बुद्धिलब्धि का सूत्र बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणित 100 बातें इसी आधार पर भी रखी गई। टर्मन ने इनके अनुसार किन्हीं दो क्रमागत मतलब क्रम से क्रमागत वर्षों जैसे 7 एवं 8 वर्ष की आयु के बीच, कितनी अच्छी बात टर्मन ने कहा कि 7 एवं 8 वर्ष की आयु के बीच मानसिक विकास की मात्रा 12 एवं 13 वर्ष के आयु के बीच के मानसिक विकास की मात्रा के बराबर होगी। कहने का तात्पर्य कि अगर बालक 7 एवं 8 वर्ष की आयु के बीच, मतलब कि 7 और 8 वर्ष की आयु में जितना अधिक बुद्धि का विकास हो जाता है, उसके बाद बुद्धि की विकास की बातें आगी, उतना 12 से 13 वर्ष की आयु के बीच मानसिक विकास की मात्रा के बराबर होगी। किंतु यह मनोवैज्ञानिक ने टर्मन के इस सिद्धांत की आलोचना भी की
ऐसी नहीं कि टर्मन ने जो सिद्धांत दे दिया बुद्धि के अंतर्गत विकास का तो वो मान हुआ, नहीं, उनके सिद्धांतों की आलोचना भी की। आलोचना करने वाले में तमाम मनोवैज्ञानिक हैं। मैं एक एक करके बात करेंगे कि वास्तव में जो बुद्धि का विकास या बौद्धिक विकास है, टर्मन के सिद्धांतों की आलोचना क्यों हुई। क्लासरूम में 3 तरह के व्यक्ति या बालक प्रायः पाए जाते हैं। सामान्य बुद्धि बालक, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि और तीव्र बुद्धि। इसकी भी ये व्याख्या भी हुई है कि मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि और प्रखर बुद्धि। तो टर्मन ने ये तीनों बातें करके अपनी बातों को उसने समाप्त किया और कहा कि स्टोर बिने ने परीक्षण के आधार पर कि इनके सिद्धांत की आलोचना भी हुई, इनका सिद्धांत मान्य नहीं किया गया। क्यों कि बुद्धि को अभी आप विस्तृत रूप से जान ही नहीं सकते कि बुद्धि क्या है, इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना की गई। और वह सिद्धांत में डेविस बेल्सर नाम है, डेविड सुने भी होंगे, और डेविस बेसलर ने वह स्वनिर्मित बुद्धि परीक्षण, स्वनिर्मित मतलब अपने हाथों से लिख करके, समझ करके, जैसे स्वनिर्मित टूल्स लिखते हैं, स्वनिर्मित टूल्स होता है, अगर वैसे छपा हुआ होता है, तो वह स्वनिर्मित की बातें कहा। स्वनिर्मित बुद्धि परीक्षण में बेसलर ने प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण की बात कहा कि प्रौढ़ बुद्धि परीक्षण द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि बौद्धिक विकास 20 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। देखिए कितनी अच्छी बातें उन्होंने कहा डेविड बेल्सर ने कि बौद्धिक विकास बालक का 20 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। मतलब ये क्षमता बालक में विकसित होती है। नहीं कहते हैं अरे भाई बालक है अभी, उसमें बौद्धिकता का गुण विकसित नहीं हुआ है। तो बालक 20 वर्ष के अगर नीचे है तो बौद्धिक विकास तो होता है, लेकिन पूर्ण रूप से बौद्धिकता के विकास उसमें उत्पन्न नहीं हो पाता है। अगर इसने टर्मन द्वारा जो प्रतिपादित शारीरिक आयु एवं मानसिक आयु की बात कहा कि शारीरिक आयु एवं मानसिक आयु के बीच जो समानांतर बुद्धि वृद्धि के सिद्धांत का जो खंडन करते हुए ये भी कहा गया कि मानसिक आयु समान गति से नहीं बढ़ती है। सिद्धांतों का आलोचना करते हुए उस सिद्धांतों का खंडन करते हुए टर्मन के बोला गया कि मानसिक आयु समान गति से नहीं बढ़ती है। इसका ये भी मानना है कि 20 वर्ष की आयु के पश्चात बौद्धिक क्षमता में थोड़ा थोड़ा ह्रास भी होने लगता है। टर्मन ने कहा कि 20 वर्ष की आयु में बौद्धिक क्षमता में थोड़ा थोड़ा ह्रास भी होने लगता है। लगभग 40 वर्ष की आयु तक इस ह्रास की गति बहुत ही मंद होती है। 40 वर्ष तक एकदम मंद होती है गति। 40 वर्ष तक बौद्धिक विकास बालक का नहीं होता, जिसके समांतर इसका अनुमान नहीं लग पाता है कि अनुमान लगाना बहुत कठिन है, अनुमान नहीं लग पाता। उस सिद्धांत में साई एवं
स्ट्राथर मनोवैज्ञानिक है, साई एवं स्ट्राथर स्ट्राथर ने कि 40 वर्ष की आयु के पश्चात बुद्धि में ह्रास की गति परिलक्षित होने लगती है। कोई व्यक्ति अगर 40 वर्ष का है तो उसकी उतनी क्षमता नहीं है, उसमें ह्रास आने लगता है, उसके वाणियों में, उसके कार्य करने में अधिक, न तो चलना, न तो स्वस्थ रहना चाहता है और एकाकी जीवन जीना चाहता है, उसके बौद्धिक विकास में ह्रास होने लगता है। तथा 60 वर्ष की अवस्था में बुद्धि में तीव्र गति से ह्रास होने लगता है। देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने 60 साल की अवस्था को कहा है कि 60 साल की अवस्था में व्यक्ति के बुद्धि का ह्रास होने लगता है। बुद्धि कुछ नहीं होती है, इसीलिए बुद्धि को स्पष्ट कर देना अभी क्लियर नहीं हो पाया कि बुद्धि क्या है। 60 साल तक बुद्धि अच्छी भी हो सकती है और ह्रास भी हो सकता है। 40 साल तक उसमें कुछ न कुछ कमी होती चली जाती है और 60 साल तक एकदम ह्रास हो जाता है बुद्धि का। जो मन आया वही व्यक्ति कर बैठता है। इसलिए अगर हम ह्रास की बातें करेंगे तो मनोवैज्ञानिक ने स्पष्ट रूप से अपनी अभी 40 से 60 वर्ष की जो आयु के बीच बुद्धि में जो ह्रास गति बढ़ने लगती है, ह्रास की गति बढ़ने लगती है, बुद्धि का बौद्धिक विकास नहीं बढ़ने लगता, ह्रास की गति बढ़ने लगती है। अतः 60 साल की अवस्था में तेजी से ह्रास होने लगता है। स्पष्ट रूप से थर्स्टर की बातें, स्ट्राथर की बातें जो हैं उन्होंने स्पष्ट कहा, साई स्ट्राथर ने 60 साल के बाद एकदम मंद गति मतलब ह्रास होने लगता है, व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में असमर्थ रहता है। अगर मैंने कुछ इस पर अध्ययनों में यह निष्कर्ष भी प्राप्त हुआ, अध्ययन करके निष्कर्ष भी प्राप्त हुआ कि प्रौढ़ा अवस्था एवं वृद्धा अवस्था में जो बुद्धि में जो होने वाला ह्रास व्यक्तित्व कारकों तथा योग्यताओं के प्रकार से भी प्रभावित होता है। योग्यताओं के प्रकार से प्रभावित होता है। अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे योग्यताओं के ह्रास से प्रभावित होता है। जैसे जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य, कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं ह्रास की बात, जिन व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा होता है तथा जो लोग स्वयं को उपयोगी कार्यों में व्यस्त रहते हैं या अपने उपयोगी कार्यों में व्यस्त रखते हैं, उनमें 60 वर्ष के बाद भी बुद्धि के ह्रास की गति में कम होती है। जो अपनी जीवन शैली को व्यस्त रखते हैं वह 60 साल तक भी उसमें ह्रास की गति कम होती है। ऐसी बात नहीं सब में ह्रास की गतियाँ अधिक होती है, वृद्धि होती है, नहीं, कम भी होती है। लेकिन जो अपने जीवन को व्यस्तता में रखता हो, नहीं भी कुछ करना है फिर भी करता है। 60 साल की अवस्था तो समझ ही रहे हैं आप कि 60 साल की अवस्था कौन सी अवस्था होती है। उसमें व्यक्ति कहाँ तक अपने जीवन को सही में बना सकता है। जीवन को व्यस्त रखिए। उन्हें तो कहा है कि अगर उनमें 60 वर्ष के बाद भी बुद्धि के ह्रास की गति कम होती है, अपना जीवन जीने के लिए उसमें व्यस्तता रखिए। तब इसकी बातों को, टर्मन की बातों को अध्ययन करते हुए की बातों को सुने और उस पर विचार किया गया। तो मनोवैज्ञानिक थर्स्टन ने जो कि पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक भी माने जाते हैं थर्स्टन, और थर्स्टन ने कहा कि बाल्यकाल में 9 से 10 वर्ष की आयु तक बौद्धिक विकास की गति
बहुत तीव्र होती है। देखिए थर्स्टन ने भी, हर मनोवैज्ञानिक अलग अलग कहे इस बात को, इसीलिए उस मतभेद आज भी है कि बुद्धि वास्तव में है क्या, सबकी बातें चलती हैं। तो उन्होंने कहा कि 9 से 10 वर्ष की आयु तक बौद्धिक विकास की गति बहुत तीव्र होती है, परंतु 11 वर्ष की बात आती है। थर्स्टन ने 11 वर्ष की भी बात कहा कि 11 वर्ष के बाद उसकी गति धीमी हो जाती है। देखिए इसने सिर्फ आपका 9 से 10, 10 से 11 के बाद तुरंत उसको गति को धीमी कहा है थर्स्टन ने, कि व्यक्ति में बुद्धि का जो विकास है वह 11 साल के बाद धीमी हो जाती है। थर्स्टन के अगर मतानुसार हम बात करते हैं तो थर्स्टन ने जो आपको वह 7 प्राथमिक योग्यताएं बताया है कि व्यक्ति में 7 प्राथमिक योग्यताएं होती हैं। थर्स्टन ने उस योग्यताओं को अलग अलग आयु स्तर पर उसका प्रयोग भी किया है और उसको परिपक्व होती है, कि मतलब कहा कि अलग अलग आयु स्तर पर भी वह परिपक्व होती है। और जो उसकी 7 मानसिक प्राथमिक जो उसका योग्यताएं हैं, 7 प्राथमिक योग्यताएं, उसमें उन्होंने प्रत्यक्षीकरण की क्षमता की बात कहा है। प्रत्यक्ष रूप से बालक की बुद्धि का विकास दिखता है। फर्स्ट पॉइंट को कहा प्रत्यक्षीकरण की क्षमता। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षीकरण की जो क्षमता है बालक में या व्यक्ति में 12 वर्ष की आयु में प्रत्यक्षीकरण की क्षमता बढ़ती है। अस्थानिक एवं तर्क की क्षमता की बात कहा कि बालक में तर्क की क्षमता कितनी वर्ष की अवस्था में होती है, तर्क करने की क्षमता। तो उन्होंने कहा कि लगभग 14 वर्ष की आयु में बालक में तार्किक ज्ञान, तर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है। बच्चे को कोई काम करने के लिए कहिए, उसे डांटिए, कुछ करिए, तो वो सोचने लगता है, तार्किक रूप से सोचने लगता है। तो वह 14 वर्ष की, जैसे आपके परिवार में 14 साल का बच्चा होगा, उस पर प्रयोग करके देखिए, उसको डांट दीजिए। अगर कोई चीज़ आपसे मांग रहा है, आप मन लाइए, तो वो आप पर थोड़ा दुखी तो होता है 14 साल का बालक, लेकिन उसमें वह भी चीज़ें विकसित तर्क करने की चिंता। एक बार कह देंगे कि पैसा नहीं है बेटा, तो बच्चा उस पर तर्क करता है। 14 साल का बच्चा उस पर तर्क करता है। कोई चीज़ आपसे मांगता है, कपड़ा ही मांगता है, तो आप कहते हैं कि अच्छा आज नहीं अगले बार ला देंगे। तो अगर एक बच्चा को ला दिए तो दूसरा उस पर टिप्पणी भी करेगा, उनको लाने के लिए आप नहीं कहे, हमको कह रहे हैं कि कल ला देंगे। तो बच्चे में ये तर्क क्षमताएं विकसित होती हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए बच्चे तक। उन्होंने कहा है थर्स्टन ने कि 14 साल की एज में जो उसके में 7 प्राथमिक योग्यताएं की बातें क्या है, कि बालक में 7 प्राथमिक योग्यताएं कौन हो सकती है और किस एज पर कौन सी योग्यता लागू होगी। प्रत्यक्षीकरण की बातें उन्होंने 12 वर्ष रखा, और तर्क करने की क्षमता, तार्किक की बातें, जिसको हम कह सकते हैं कि स्थानिक या तर्क क्षमता, बालक में 14 साल की एज में विकसित हो जाती है। इसी दौरान उन्होंने स्मृति की बात कहा। प्राथमिक योग्यता में एक स्मृति एवं उसको कह सकते हैं आंकिक क्षमता, मतलब अंक ज्ञान या स्मृति। क्या बालक की स्मृति जो होती है वो लगभग 16 वर्ष की आयु में, बालक की स्मृति क्षमता 16 साल की एज में बढ़ जाती है और अंक का ज्ञान होने लगता है। और जब वह आयु
और शाब्दिक प्रवाह एक रखा, शाब्दिक प्रवाह एवं भाषागत की बात कहा। मतलब शाब्दिक प्रवाह और भाषागत माने भाषा का विकास। बालक की ये क्षमताएं 16 वर्ष की आयु के बाद परिपक्व, 16 वर्ष की आयु बाद परिपक्वता तक होती है या परिपक्व होती है। 16 वर्ष के बाद बालक में शब्द प्रवाह, शाब्दिक प्रवाह, शब्द प्रवाह और भाषागत क्षमताएं तीव्र गति से विकसित होती हैं। ये आपका डेविड ब्लेसर, टर्मन और थर्स्टन, ये तीनों बुद्धि के विकास और या बौद्धिक विकास की बातें बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने रखें। उन का कथन था कि जो थर्स्टन ने 7 प्राथमिक योग्यताएं की बात किया है और उसमें आपको एकदम क्लियर कर दिया है कि वास्तव में जब हम आपको बुद्धि के सिद्धांत पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें मिलेगी थर्स्टन के अंतर्गत। ये 7 उसकी प्राथमिक योग्यताएं क्या थी, अभी जो गिनाए हैं वही है। और उसी आधार पर बौद्धिक विकास के संबंध में एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी परिभाषा जैसे व्यक्तित्व में आल्पोर्ट की थी, उसी तरह बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक जिनका नाम सुने होंगे, जीन पियाजे, नाम सुने हैं जीन पियाजे का। उन्होंने बौद्धिक विकास के संबंध में जीन पियाजे का जो योगदान था कि ये बालक का बौद्धिक विकास किन किन स्तरों पर होता है, किन किन अवस्थाओं पर होता है, जीन पियाजे ने स्पष्ट रूप से अपने शब्दों में उन्होंने क्लियर किया है। और यही एक पॉइंट समझ लेंगे जीन पियाजे का, तो आपका जो है संबंध वह जीन पियाजे ने व्यक्ति का जो बुद्धि का या बौद्धिक विकास का संबंध जो है वो किस रूप में है। उसने एक बात जीन पियाजे ने इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत की व्याख्या की है, संज्ञानात्मक विकास की, और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत द्वारा, उसी सिद्धांत के द्वारा, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत द्वारा 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रखा। एक उन्होंने बुद्धि, दूसरा ज्ञान, और तीसरा को उन्होंने ज्ञान या वातावरण कर सकते हैं। वातावरण से शिक्षार्थी के संबंध को पुनः परिभाषित किया है। उसने कहा, स्पष्ट कहा है जीन पियाजे ने कि एक बालक जो अपने सिद्धांत में बुद्धि की बात कहा है, दूसरा ज्ञान और तीसरा वातावरण। अगर मूलतः जैव वैज्ञानिक होने के कारण, ये जैव वैज्ञानिक थे, जैव वैज्ञानिक होने के कारण पियाजे ने बौद्धिक विकास की व्याख्या के लिए जीव विज्ञान की शब्दावली का प्रयोग किया, जैसे संरचना, संगठन, अनुकूलन, आत्मा शीतकरण, समाविष्टीकरण आदि पदों का प्रयोग भी किया। पियाजे के द्वारा वातावरण के साथ, पियाजे के द्वारा जो बातें की गई है वह वातावरण के साथ जैविक अनुकूलन को ही बुद्धि कहा है कि व्यक्ति में जैविक अनुकूलन है, वही बुद्धि है। जैविकिया की बात कहा है, जीविका की बात कहा है, जैविक अनुकूलन की बात कहा है, वही बुद्धि है। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक जैविक तंत्र की भांति एक सतत प्रक्रिया है। सतत माने चलने वाली, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।
जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण होता है। संज्ञानात्मक संरचनाओं का निर्माण होता है। वातावरण के साथ सतत अंतःक्रिया करने में बालक को बुद्धि की आवश्यकता होती है। मतलब कोई भी कार्य करने के लिए बालक को बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो वह बालक निरंतर कार्य कर सकता है। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक कार्यविधि की जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन्होंने अपनी विशेषता भी रखा है। बुद्धि के विकास में उन्होंने अपनी विशेषता भी बताया है कि कार्य करने में ये विशेषताएं होती हैं बालक। वह पहला संगठन और दूसरा अनुकूलन। पहले को संगठन कहा, दूसरे का अनुकूलन। पियाजे ने संगठन से तात्पर्य क्या समझा? प्रत्यक्षीकरण एवं संज्ञानात्मक सूचनाओं की सार्थक रूपों में व्यवस्था से है, उसे सार्थक व्यवस्था से है संगठन का। इस व्यवस्था को ही बौद्धिक संरचनाएं कहा गया है। किस व्यवस्था को? जो सार्थक हो, सार्थकता की बात कहा है, और संज्ञात्मक सूचनाओं की बात कहा है पियाजे ने। जो चीजें सार्थक हो वही व्यवस्था से है और बौद्धिक संरचना कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार, कितनी अच्छी बातें कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार भौतिक संरचना का निर्माण करता है। बौद्धिक संरचना का अपने अनुसार, जो वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में, उसके साथ ज्ञान एवं कार्यों की बातें आती हैं कि ज्ञान एवं कार्यों को संगठित करती है। अपने अनुसार कार्य करे, लेकिन वह ज्ञान और कार्यों को वह संगठित करती है। व्यक्ति नवीन सूचनाओं को पूर्व निर्मित बौद्धिक संरचना में, नवीन सूचनाओं को पूर्व बौद्धिक संरचना में संगठित करने का प्रयास करता है। इसीलिए जिन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये हमेशा पूछता भी है, टेट में पूछेगा, नेट में भी पूछता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत आसपास आ जाएगा जिन पियाजे ने। तो ये मुख्य पॉइंट है। ये सब चीज़ें आप लोग नोट भी करते रहिएगा, वीडियोस भी सुनते रहिएगा, नोट भी करते रहिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा टेट की भी दृष्टि से। किंतु वह सदैव ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता, तब वह अनुकूलन करने को प्रवृत्त होता है, अनुकूलन करने के लिए वह तैयार होता है। जब मैंने इतना करने के बाद, सदैव ऐसा करने के बाद वह सफल नहीं हो पाता है, तब वह अनुकूलन के लिए तैयार होता है। पहला तो बताया था उस विशेषता, एक तो संगठन, दूसरा है अनुकूलन। अनुकूलन की बातें जब आती है कि अनुकूलन की प्रक्रिया वास्तव में क्या है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में अनुकूलन की प्रक्रिया क्या है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व, देखिए कितनी अच्छी बातें हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। कहा कि पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य क्या करता है? संतुलन स्थापित करता है। इस प्रकार व्यक्ति की अपने वातावरण के बीच
संतुलन बनाते हुए, व्यक्ति को अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाते हुए जीवित रहने की प्रवृत्ति अनुकूलन कहलाती है। कितनी अच्छी बातें हैं जीन पियाजे की, कि लोगों के बीच में रहते हुए जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए प्रवृत्ति अनुकूलन कहलाती है। वातावरण के साथ संयोजन करना, अपना जीवन जीना, यही अनुकूलन की प्रवृत्ति है। अनुकूलन के अंतर्गत भी दो प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं। अनुकूलन के अंतर्गत जिन पियाजे ने बताया कि दो प्रमुख प्रक्रियाएं होती हैं। एक आत्मकरण की बातें, और दूसरा समाविष्टीकरण की बातें। आत्मकरण और समाविष्टीकरण की बातें। अब इसकी जो दो प्रमुख प्रक्रियाएं, वास्तव में आत्मसात्करण क्या है, जिसको कहते हैं आत्मसातन से तात्पर्य की बातें माने कि आत्मसातन क्या है। तो व्यक्ति द्वारा नवीन अनुभवों को पहले से, व्यक्ति में जो नवीन अनुभव है पहले से विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने से है। व्यक्ति में कोई नवीन चीज है, नवीन अनुभव पहले से है, विद्यमान है, तो उसे बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने से है। बालक बौद्धिक संरचना व्यवस्थित करिए, वही उसका पूर्व अनुभव है। जबकि समाविष्टीकरण या समावेशीकरण से तात्पर्य नवीन अनुभवों के अनुसार पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचना में संशोधन। देखिए, बौद्धिक संरचना में संशोधन की बातें करता है, परिवर्तन एवं उन्हें विस्तार प्रदान करने से है। संशोधन है उन्हें विस्तार प्रदान करने से है, जिससे नवीन ज्ञान को स्पष्ट कहा है जिन पियाजे ने कि नवीन ज्ञान को ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके। पियाजे के अनुसार, पियाजे की मत की बातें करेंगे तो जिन पियाजे ने व्यक्ति जैसे ही नवीन अनुभव को प्राप्त करता है, जिन पियाजे के अनुसार व्यक्ति जैसे ही नवीन अनुभव को प्राप्त करता है उनसे अनुकूलन करना चाहता है, उनसे अनुकूलन करना चाहता है। अनुकूलन करते समय सबसे पहले वह नवीन अनुभवों एवं सूचनाओं को पूर्व विद्यमान पहले से विद्यमान बौद्धिक संरचना से आत्मसात करके या आत्मसात करने का प्रयास करता है। आत्मसातीकरण न होने पर उसमें अनुकूलता की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, किंतु कभी कभी आत्मसातीकरण में कठिनाई भी होती है। किसी चीज को आत्मसात करने में कठिनाई भी होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करता है? पूर्व विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में परिवर्तन या संशोधन करते हुए, पूर्व विद्यमान संरचनाओं में परिवर्तन संशोधन करते हुए नवीन अनुभवों को समाविष्ट कर लेता है। नवीन अनुभव को समाविष्ट कर लेता है। इस प्रकार की अनुकूलन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इस प्रकार अनुकूलन की यह प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती रहती है। अनुकूलन जीवन प्रयत्न चलता रहता है, कोई रुकता नहीं। पियाजे महोदय ने एक बात बहुत ही
अच्छे शब्दों में कहे हैं कि बालकों के जो बौद्धिक विकास का अध्ययन प्राय स्वाभाविक रूप से या स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। पियाजे ने कितनी अच्छी बात कहा कि बालकों के जो बौद्धिक विकास का अध्ययन होता है वह वास्तव में स्वाभाविक परिस्थितियों में होता है। इसलिए उनके निष्कर्षों को महत्वपूर्ण समझा जाता है। मतलब जिन पियाजे के निष्कर्ष जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं और बौद्धिक विकास में उन्होंने अपना सबसे अहम भूमिका का निर्वहन किया है। संगठन का, अनुकूलन का, आत्मसत्तीकरण का, समाविष्टीकरण का, सबकी बातें कर डाला है। पियाजे ने अपने अध्ययनों के आधार पर, पियाजे की बातें चल रही हैं, वो अपने अध्ययनों के आधार पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा पूर्व में स्थापित इस धारणा को गलत बतलाया है। इस धारणा को गलत बतलाया कि किन्हीं दो आयु स्तर पर एक ही आयु के दो बच्चे पाई जाने वाली बौद्धिक जो क्रियाएं हैं केवल मात्रा का ही अंतर होता है, सिर्फ थोड़ा मात्रा का अंतर होता है, गुण का नहीं। गुण से समान हो सकते हैं लेकिन थोड़ा बौद्धिक विकास में थोड़ा कहीं न कहीं उसके अंतर होते हैं। एक ही माता पिता की जुड़वा संतानें, जिन पियाजे के कथन के अनुसार एक ही माता पिता की जो जुड़वा संतानों में भी कुछ न कुछ अंतर होता है। समान होते हुए भी बौद्धिक विकास में भी अंतर हो सकता है। उन्हें बौद्धिक विकास में कई अवस्थाओं का वर्णन भी किया। जिन पियाजे ने बौद्धिक विकास के लिए कई अवस्थाओं का वर्णन किया जिनमें विकसित बौद्धिक क्रियाएं गुण की दृष्टि से परस्पर भिन्न होती हैं। गुण की दृष्टि से परस्पर भिन्न होगी तथा उनमें स्पष्ट विभेदन भी किया जा सकता है, अंतर भी किया जा सकता है। इस संदर्भ में पियाजे ने जो बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाओं की बात कहा है, उन्होंने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं को भी प्रतिपादित किया है जिन पियाजे ने। यहीं से आप लोगों को टेट का क्वेश्चन भी बनते हैं, प्रश्न भी बनते हैं कि जिन पियाजों की 4 बौद्धिक अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो कभी पूछता है संवेदनात्मक गामक अवस्था। संवेदनात्मक गामक अवस्था किसने दिया है? तुरंत कहते हैं जिन पियाजे पढ़े रहेंगे तब। पूर्व सक्रियात्मक व्यवहार या अवस्था की बात है तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त सक्रिय अवस्था, औपचारिक सक्रिय अवस्था। ये चारों अवस्थाओं की बातें जिन पियाजे ने बताया कि यह व्यक्ति के बौद्धिक विकास में सहायक होते हैं और उसकी अवस्थाओं को भी प्रतिपादित किया। चारों अवस्थाएं, इसीलिए हम कहते हैं चारों अवस्थाएं आप लोग अपने माइंड में क्लियर रखिए कि जिन पियाजों की 4 अवस्था क्या है बौद्धिक विकास के लिए। मैंने पहली अवस्था की बातें लेकर चल रहे हैं, संवेदनात्मक अवस्था। पियाजे ने मानव शिशु की 0 से 2 वर्ष की आयु तक की अवस्था को बौद्धिक विकास की संवेदनात्मक अवस्था कहा है या माना है। इस अवस्था में बच्चों में अपने एवं दूसरों में अंतर समझने की योग्यता विकसित हो जाती है। अपने में और दूसरों में अंतर करने की योग्यता विकसित हो जाती है। स्थान, समय
एवं लक्ष्य की समझ, स्थान क्या है, समय क्या है, अब मुझे किस लक्ष्य पर पहुंचना है, ये चीजें उसके अंदर विकसित हो जाती हैं। और कल्पनात्मक खेल की बातें एवं प्रतीकात्मक विचार और अनुकरण करने की क्षमता। अनुकरण बालक सबसे ज्यादा किससे सीखता है? अपने माता पिता भाई बहनों से। इसलिए आप देखे भी होंगे कि बच्चों का अनुकरण तीव्र गति से कर लेते हैं। ऊपर वाले लोगों का अनुकरण कम, लेकिन कुछ समय तक ऊपर वालों का भी अनुकरण, जिसकी एज 25 हो 30 हो, मतलब उनकी एज से 10-20 साल का अंतर हो, तो उसका अनुकरण भी करते हैं। जैसे परिवार में पहले बच्चा जैसे जन्म ले रहा है, तो वो बच्चे का विकास होने में समय लगता है, उसको कोई कार्य सीखने में समय लगता है। इसलिए कि उसके साथ जो लोग खेलने वाले हैं वो सब लोग किशोरावस्था से ऊपर हो, पौधा तक पहुंच रहे हैं। इसीलिए परिवार में जब दूसरा बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक पड़ोसी साथी मिल जाता है, उसका भाई या बहन। तब बच्चा का अनुकरण करके अपना बौद्धिक विकास तीव्र से बढ़ा सकता है। जिन पियाजे का एक कथन है, बच्चों का अनुकरण तीव्र से बालक करता है, आपका उतरण जल्दी नहीं कर पाएगा, लेकिन बच्चों का अनुकरण बहुत तीव्र से करता है। तो इसीलिए कहा कि अनुकरण एवं सामाजिक परिस्थितियों के प्रति व्यवहार करने की प्रवृत्ति आदि जैसी योग्यताएं विकसित होती हैं। और वह होती है संवेदनात्मक गामक अवस्था के अंतर्गत। जब संवेदनात्मक गामक अवस्था की हम बातें करेंगे, तब उसके अंतर्गत ये सब चीज़ें आपके अंदर स्थान, समय और परिस्थिति को देखते हुए संवेदनात्मक गामक अवस्था की चर्चाएं जिन पियाजे ने भी स्पष्ट रूप से रखा। और दूसरी अवस्था जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की बातें हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था पहले मैंने 0 से 2 बताए थे, फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की बातें जब 2 वर्ष से 6 वर्ष की जो आई है, वह बालक की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और इस अवस्था में भाषा का प्रयोग, बालक भाषा का प्रयोग किस रूप में करेगा, समस्याओं का आत्मनिष्ठा का समाधान, समस्या हो आत्मनिष्ठ का समाधान वह बालक कैसे करेगा, उस क्रिया को आधार मानते हुए। ये आपका थोड़ा लंबा है, अभी ये चलेगा, 3-4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, दूसरा का चर्चा में कर रहे हैं, 5 मिनट और समय लगेगा, आपको समाप्त कर देंगे। ये जिन पियाजे का ये क्लियर हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी बातें कहा कि जब खेल की बातें कहा कि वास्तव में भाषा का प्रयोग, समस्याओं का निष्ठा से समाधान, आत्मकेंद्रण करने की भावना बालक में विकसित होती है। किसी चीज पर आत्मकेंद्रित होना सक्रियात्मक अवस्था की एक पहचान है। और संख्या वर्ग के संबंध में आदि के ज्ञान भी का विकास होता है सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। तीसरी अवस्था को उन्होंने पूर्व सक्रिय अवस्था कहा। और वह पूर्व सक्रिय अवस्था की जो अवधि है वह 6 से 7 वर्ष की उम्र से लेकर 6 से 7 वर्ष की उम्र से लेकर 11 से 12 वर्ष की उम्र को उन्होंने मूर्त सक्रिय अवस्था कहा है। मूर्त सक्रिय अवस्था तीसरी अवस्था को। और उसमें उन्होंने कहा कि इस अवस्था में मैंने मात्रा की बातें,
इस अवस्था में मात्रा, लंबाई, आयतन, मूर्त तार्किक चिंतन, मतलब तार्किक चिंतन करने की क्षमता बालक में विकसित होती है। और वर्गीकरण, उसके प्रकार, किसी भी चीज का नाम भी गिना सकता है, वर्गीकरण भी कर सकता है, विकेंद्रीकरण भी कर सकता है, वस्तुओं की क्रमिक अवस्था आदि से संबंधित योग्यता का विकास भी होता है इसी अवस्था में। और जिन पियाजे की लास्ट अवस्था की जो बातें कहा है वह अवस्था उन्होंने औपचारिक सक्रियता अवस्था, औपचारिक सक्रियता अवस्था, ये चारों अवस्था जिन पियाजे ने अपनी बुद्धि विकास पर रख करके अच्छी बातों से आपको संतुष्ट भी किए हो गए इनके विचारों से। और उन्होंने कहा कि यह अवस्था 11 से 12 वर्ष की आयु को हम औपचारिक सक्रियता अवस्था कहते हैं। इसमें बालक लगभग 16 वर्ष की आयु तक अमूर्त चिंतन में परिशोधन एवं वृद्धि होती रहती है। 16 वर्ष की आयु तक उसकी अवस्था में वृद्धि होती रहती है। जब मैंने उसके परिणाम की बात करते हैं, तार्किक परिणामों के बारे में भविष्य में कथन कर सकता है, मतलब कभी भी औपचारिक रूप से वह कार्य भी कर सकता है और समस्याओं को अमूर्त रूप में अवलोकन भी कर सकने की क्षमता विकसित होती है। किसी कार्य की अवलोकन करने की क्षमता उसके अंदर विकसित होती है। तो ये था आपके जिन पियाजे का जो बुद्धि विकास के संबंध में जिन पियाजे का क्या योगदान है। कभी कभी पूछता है जिन पियाजे का बुद्धि से संबंधित योगदान, बुद्धि विकास में जिन पियाजे का योगदान है। तो आप लोगों को मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप में क्लियर कर दिए हैं। आज मैंने यहीं पर अपना विराम ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत माता की जय।